हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शैलेंद्र है और ट्रिपलिंग फिजिक्स आपके चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमने पिछले टर्न पे एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश की थी और मैंने एक न्यूमेरिकल आपको दिया भी था और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप एक बार ट्राई करिएगा, क्वेश्चन को ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। मेरे ख्याल से आपने ये क्वेश्चन ट्राई भी किया होगा और आपका आंसर भी आया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है ना, और आप लोग हैं बहुत तेज, मुझे पता है। तो आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा। अगर आपको कहीं तकलीफ हो तो आप पूछते भी रहिएगा। किसी ने कमेंट में भी इसका आंसर एकदम सही दिया था, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी हाँ, एक चीज़ ज़रूर मिस हो गई थी। मेरे ख्याल से मैं ये 6 वोल्ट लिखना भूल गया था, तो आप 6 वोल्ट को भी लिख लीजिएगा और उस चीज़ को भी सॉल्व करने का खुद से प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि मुझे इसमें कितना चार्ज होगा 5 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज होगा, आवेश होगा, इन दोनों का अनुपात लिखना था, यानी रेशियो लिखना था। इन दोनों के रेशियो अनुपात लिखने थे। अब मेरी बात समझना, मुझे ये पता है कि अगर इस पूरे के बीच में, यानी यहां से लेकर यहां तक के बीच में अगर 6 वोल्ट है, तो ये दोनों इसके क्या है, पैरेलल में है, समांतर में है। देखिए पैरेलल का मतलब तो आप समझते हैं ना, पैरेलल का मतलब हुआ करंट डिवाइड होगा। मान के देखो कि अगर यहां से करंट जाता तो करंट क्या डिवाइड, इसमें डिवाइड होता, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में। वैसे भी आज समझ लीजिए, पैरेलल तो समझते होंगे ना। जैसे मैंने कहा मेरी रोड चल रही है, रोड के बगल में एक और रोड चल रही है, तो वो रोड क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है, एक जैसी है। तो इसके क्या है, पैरेलल है ये दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 वोल्ट अगर ये वोल्टेज है, अगर ये विभव 6 वोल्ट है, इसका मतलब इसके अराउंड भी 6 होगा और इस पूरे के अराउंड भी कितना होगा, इस पूरे के अराउंड भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। हमने कहा ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आता है। हमने कहा ठीक है, पूरे के अराउंड भी कितना होगा, 6 होगा। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि चार्ज निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, और वो आवेश निकालने का फॉर्मूला होता है Q बराबर C अपॉन V, सॉरी Q इक्वल्स टू CV। हमने कहा चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला है, Q बराबर CV। अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और मैंने उसी से 4 माइक्रोफराड पे चार्ज निकाला, कितना होगा, तो मैं Q बराबर CV लिख दिया, और C की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसके साथ इसका वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दिया। कितना वैल्यू निकल कर आ गई, 24 माइक्रोफराड निकल कर आ गई। तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान था, 24 माइक्रोफराड बहुत आसानी से निकाल दिया। अब प्रॉब्लम ये आई कि मुझे टोटल का तो वोल्टेज पता है, लेकिन मुझे इस पर वोल्टेज नहीं पता, इस 5 पर वोल्टेज नहीं पता, इस 5 पर वोल्टेज नहीं पता, इस पूरे पे तो पता है 6 वोल्ट। इसका मतलब हमें पता है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, विभव अलग अलग होता है, यानी इस पे वोल्टेज कुछ अलग रहा होगा और इस पर वोल्टेज कुछ अलग रहा होगा। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है इस पर, तो Q बराबर C इंटू वी, लेकिन पहले V पता तो चले कि इस पर V कितना है। अब V कैसे निकालें, अब V निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं वोल्टेज निकालने के। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसमें करंट निकाल सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं, फिर आप करंट निकाल कर फॉर्मूला लगा सकते हैं V इक्वल्स टू Q बाई C का, फिर आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। बहुत तरीके हो सकते हैं, पर एक सिंपल सा तरीका ये है कि मैंने आपको कहा था कि जब भी सीरीज में दो चीजें जुड़ी हैं और मुझे अगर वोल्टेज निकालना है, तो किसी भी चीज को निकालने के बजाय आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, जो हमें फॉर्मूला पता है। तो अगर मुझे इसमें निकालना है वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। किस प्रकार से, इस सर्किट को अगर मैं सॉल्व करूं, तो इस सर्किट को सॉल्व करके मैं ये लिख सकता हूं 3 माइक्रोफैराड और 7 माइक्रोफैराड। आप बोलेंगे सर कैसे लिख दिया, बहुत आसानी से बेटा, ये 3 है और ये पूरा तो एक ही है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख लूंगा तो कैपेसिटेंस बदल थोड़ी ना जाएगा भैया, ये 3 5 और 2 7 हो जाएंगे। एक बना दूं चाहे अलग अलग कर दूं, है तो 7 का 7 ही। नहीं समझ में आई। आप मेरे को एक चीज बताना, मैं इसको 5 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा, मेरी बात समझना। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 3 माइक्रोफैराड, तो पहला वाला, और मैंने कहा इसमें कितना है, तो आपने बोला, मैंने इसको लिख दिया 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, और फिर मैंने कहा 4 और 2 6, और फिर से मैंने लगा दिया 1 माइक्रोफैराड। और आप अगर सोचते हैं कि इसमें वोल्टेज अलग हो जाएगा, तो भैया वोल्टेज अभी भी सेम रहेगा। इसमें जितना वोल्टेज होगा उतना ही उसमें होगा, उतना ही उसमें होगा, उतना ही उसमें होगा, और सबका मतलब तो एक ही है, 7 माइक्रोफैराड। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहो तो मैं टोटल 7 का निकाल लूं, या अकेले 5 का निकाल लूं, या अकेले 2 का निकाल लूं, सब में वोल्टेज सेम निकल कर आना है। चाहे तो आप इसको 5 में डिवाइड कर दो, लेकिन सब में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम।
तो अगर मुझे सब में वोल्टेज सेम रहेगा तो मैं कैसे भी करके अगर मैं 7 माइक्रोफराड टोटल के अराउंड वोल्टेज निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा जितना वोल्टेज के अराउंड होगा उतने वोल्टेज के अराउंड होगा। तो चाहे आप 7 के अराउंड निकाल लें चाहे इंडिविजुअल निकाल लें, बात एक ही है, बात एक ही है ना। अगर मुझे 7 के अराउंड निकालना है तो वोल्टेज निकालने का सिंपल सा तरीका बताया था। वी निकालने का तरीका यह होता है कि दूसरा वाला सी ऊपर नीचे दोनों का प्लस इनटू में टोटल वोल्टेज, दूसरा वाला 3 अपॉन में इन दोनों का जोड़ और गुणा में टोटल यानी 6 वोल्ट, इसका मल्टीप्लाई करके कितना निकला 1.8 वोल्ट, यानी इसके अराउंड कितना निकला 1 पॉइंट वोल्ट, यानी 1.8 इसके अराउंड भी रहा होगा 1.8 इसके अराउंड भी रहा होगा और कर दो, दो को दो भागों में डिवाइड कर दो तब भी 1.8 रहा होगा, यानी पूरी सर्कल के, क्योंकि पोटेंशियल दो बिंदुओं के बीच निकलता है, मेरी बात समझो, इनके बीच में दो बिंदुओं के बीच, फिर भले इसके बीच में 5 है, भले इसके बीच में 1 है, भले इसके बीच में 4 है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। हमने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों बिंदुओं के बीच निकाला है, तो इनके बीच में कितने पैरेलल में जुड़े हुए हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कितने भी समांतर में हो वैल्यू सेम हो। इनके बीच में 1 लगा दो 7 तब भी 1 पॉइंट वोल्ट होगा, 5 और 2 लगा दिए तब भी 1.8 वोल्टेज होगा, 3 2 और 2 लगा दिए तब भी 1.8 वोल्टेज होगा, 1 1 1 1 1 2 लगा दिए तब भी 1.8 होगा। कहने का मतलब ये हुआ आप इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी ना बदलेगा, तो इन दोनों के बीच में तो विभव उतना ही रहेगा। तो मैं टोटल अलग अलग ना निकालते हुए एक साथ मान लूं इनको और 7 के अराउंड वोल्टेज निकाल दिया, कितना निकल कर आ गया 1.8। तो अगर मेरे पास वोल्टेज आ गया, वी आ गया, अब तो क्यू निकालना बहुत आसान है, क्यू बराबर सी इंटू वी, और इसको निकाल दिया, इस तरीके से सॉल्व कर दिया, इसके अराउंड भी निकल आया, इसके अराउंड भी निकल आया, दोनों के रेशियो 9/24 और 9/24 की वैल्यू कितनी निकली 3/8। इस तरीके से सी ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होगा, मैक्सिमम इतना डिफिकल्टी लेवल तक हम जा सकते हैं। करने का तरीका सबका अलग अलग है, सारे टीचर्स अलग अलग कराते हैं, सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना तरीका होता है, फिर भी अपना दिमाग लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे दिमाग से चलिए या किसी टीचर के दिमाग से चलिए, टीचर्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिए। हमारे पास दिमाग दिया है भगवान ने और हमें सोचने की समझने की ताकत दी है, तो कोशिश करिए अपने मेथड्स बनाइए, अपना दिमाग चलाइए, बिना कॉपी पेन के दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए कि इसमें इतना होगा तो इसमें कितना होगा, जिससे आपके सोचने की क्षमता बढ़े। हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक हैं, हम आपका पेपर नहीं निकलवा सकते, कोई टीचर नहीं निकलवा सकता, आप खुद अपना पेपर निकालेंगे। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आती जाएंगी। आप यकीन मानिए आपके सामने ये चीज़ जो मैं इतनी सारी करा रहा हूँ ना, हो सकता है बहुत शॉर्ट तरीके से इनको सॉल्व कर लूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इन चीज़ों को सोचेंगे, है ना। हम टीचर्स सिर्फ मार्गदर्शन दिखाते हैं, तो इसलिए टीचर्स पे पूरी तरीके से डिपेंड होगा। खुद पे मेहनत ज़रूर कीजिए, अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए, अपनी खुद की चीज़ें निकालिए, खुद चीज़ों को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रफ कॉपीज भरिए, है ना। ये जो आज हम टाइम देते हैं ये कभी ना कभी बाद में हमें फ्रूटफुल नतीजे देता है। तो आजकल की छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर बड़ी चीज़ बनती है, तो इसीलिए आप चीज़ों को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, है ना। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की जा सकती है। अगली बात करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से जितना हो सकता है मैं कराने की कोशिश करूंगा, जितना हो सकता है, मतलब जितना हो सकता है मतलब जितने को ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूं उतना पॉसिबिलिटी हो सके उतने क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पार्ट नंबर 2। सो आज का लेक्चर दूसरा लेक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे, यानी संधारित्रों के संयोजन पर दूसरा लेक्चर है। अब आपको मैं ये सॉल्व करना बताता हूं कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखिए फिर से मेरी बात वही है, इक्विवेलेंट निकालने का सबका तरीका सारे टीचर्स का अलग अलग होता है, फिर भी कोशिश कीजिए कि सबसे शॉर्ट मेथड को आप अपनाने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय बच सके। और लेकिन शॉर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कन्फ्यूज हो जाए, जब हमें कोई चीज़ आए तो 100% आए और ना आए तो बिल्कुल ना आए, ऐसी चीज़ें कीजिए कि आपको 100% कंप्लीट होना चाहिए कि भाई कुछ भी पूछ ले तू मेरे को आएगा, वो चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे मेथड को भी निकालें जिससे आपका बेस मजबूत हो, तो आप कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझें। कोई भी मेथड का मतलब ये नहीं कि ये हटा दिया वो लगा दिया, आप मेथड को उसके कंसेप्ट को जरूर समझिए, ये आए कहाँ से चीज़ें हैं। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है, आपने बोला बीच में से हटा दिया, तो क्यों हटा दिया, कैसे हटा दिया, सब चीज़ों को जानना जरूरी है। अब हमारे लिए जो आज टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और उसी की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी
संधारित्रों का संयोजन। अब से जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सब में हमें निकालना होगा फाइंड सी इक्विवेलेंट, यानी हमें तुल्य धारिता बतानी होगी कि कितनी रहेगी। तुल्य धारिता कितनी रहेगी सारे ही क्वेश्चन में। तो मैं आपको ये लाइन बार बार ना लिखाते हुए सीधे सीधे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा और आपको निकालना होगा सी इक्विवेलेंट कितना होगा सारे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पे पेपर में हर साल एक क्वेश्चन या तो रेसिस्टर के ऊपर या कैपेसिटर के ऊपर जरूर आता है। ये मानकर चलिए 100% आपके पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, है ना। जरा समझते हैं एक क्वेश्चन को। लेट अस सपोज कि क्वेश्चन दे दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुझसे क्वेश्चन बोल दिया गया कि एक 12 माइक्रोफैराड है, एक ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। इसके बाद एक यहां लगा देते हैं, एक यहां लगा देते हैं। ए और बी के बीच में हम पूछ लेते हैं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, यानी तुल्य धारिता कितनी रही होगी यदि सबकी वैल्यू 12 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं 20 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड सी इक्विवेलेंट की सी इक्विवेलेंट कितना रहा होगा, आपको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है ना। देखो भाई, अगर हम समझें कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम कहां से सॉल्व करें। पहली बात, आपको सर्किट में यह पहचानना है कि हमें किन के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, यानी किसके बीच में, ए और बी के बीच में। यानी ए और बी के बीच में निकालनी है, मतलब इन दोनों के बीच में बैटरी लगी है, यही सर्किट है। अब अगर इन दोनों के बीच में बैटरी लगी है तो ये तो सॉल्व नहीं कर सकते, हमें अपोजिट से सॉल्व करते हुए आना है, उनको छोटा करना है। अब यहां तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो अपोजिट में देखें क्या है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ना। यहां से अगर मैं बोलूं करंट जाए तो 2 में डिवाइड होगा, यानी फिर आप समझ ले, पैरेलल तो आपको समझ में आता ही है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो क्यों ना इन दोनों को सेपरेट करके एक ही बना दें। इनको अलग अलग लिखें क्यों, इनको एक ही तो बना सकते हैं। और अगर मैं इनको एक ही बना दूं तो क्या बन जाएगा ये सर्किट। क्या मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूं। हमने कहा ठीक है, ये मेरा ए बिंदु था, ये मेरा बी बिंदु था, ये मेरा 12 था, ये मेरा 20 था। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो मैंने आपको कहा था पैरेलल में सीधे सीधे वैल्यूज जुड़ती हैं। इसका मतलब ये कितनी वैल्यू रहेगी, 5 माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड, है ना। 3 और 2 कितना हुआ, 5, तो टोटल 5 निकला। अब ये देखिए कि मुझे ये दोनों तो बैटरीज के पॉइंट है। अब इन दोनों की बात, इन तीनों की बात करें तो ये मुझे अपने आप समझ में आ रहा है कि ये तीनों किस में है, सीरीज में है। और अगर मैं सीरीज में है तो अगर मैं इन तीनों को सीरीज में सॉल्व करूं तो 12, 5 और 20 इनको मुझे बस सीरीज में सॉल्व करना है और मेरा आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। जरा आप सोच के देखिए कि इसका आंसर कितना निकाल रहे हैं। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं सॉल्व कर देता हूं। 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/12 प्लस में हो जाएगा 1/5 प्लस में हो जाएगा 1/20। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आपका जो आंसर है वो आप निकाल देंगे। चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका आंसर सॉल्व कर लीजिए और आंसर देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 3 माइक्रोफैराड। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3 माइक्रोफैराड। चाहे तो आप चेक कर लें। तो क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका है कि पहला टाइप तो ये क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें पता चल जाता है कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। और अगर मुझे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता लग रहा है तो क्वेश्चंस को करने का कोई खास तरीका नहीं है, सीधा सीधा सीरीज और पैरेलल को हटाते जाइए और सर्किट को सॉल्व करते जाइए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व शॉर्ट आउट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन को और देखते हैं जिसमें हमें पता लग रहा है कि सीरीज और पैरेलल क्या है। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सबकी ज्यादा चर्चा करेंगे। मिटा देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन इज
सेकंड क्वेश्चन की बात ले लेते हैं। क्वेश्चन इज 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड। अगेन 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड, एंड अगेन 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। इसके बाद आपने कहा 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड। हमने कहा ठीक है, सबकी वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं। अगर मैं सबकी वैल्यू को पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, और बाकी जो बचे हैं वो 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, है ना। हमने कहा ठीक है। क्वेश्चन ये है, मुझे निकालना है कि ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रही होगी। तो सी इक्विवेलेंट निकालना है कि कितनी वैल्यू रही होगी। अब मैं क्वेश्चन को समझूं, मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, यानी सर्किट यहां से तो सॉल्व होगा नहीं, मतलब सर्किट सबसे आखिरी से सॉल्व होगा। सीधी सी बात है, जिनके बीच में निकालना होता है उनको आखिरी में देखेंगे, दूसरी तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं सर्किट को देखूं तो मुझे यह पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। तो जब ये दोनों सीरीज में है, मेरी बात समझना, जब ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को 2 ही क्यों लिखा जाए, क्यों ना 1 कर दिया जाए, क्यों ना 1 कर दिया जाए। मैं फिगर में ही मिटारा मिटूरी कर रहा हूं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप नीचे लिख लीजिएगा फिगर में। आपने कहा 2 और 2 को अगर मैं 1 बना दूं तो आपको पता हो, अगर मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपको याद हो कि जो सीरीज होता है, श्रेणी, वो क्रम, वो क्या करता है, वैल्यू को आधा करता है, और पैरेलल क्या करता है, वैल्यू को डबल करता है। मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल, 4 और 4 का आंसर 2 निकलेगा सीरीज में, 5 और 5 का आंसर 2.5 निकलेगा। तो इस तरीके से मैंने 10 और 10 का आंसर 5 निकलेगा, यानी सीरीज में आधा होता है और पैरेलल में डबल होता है। इसका चाहे तो आपको निकाल के ही बता दूंगा। सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 2 और 2 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चाहो तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसका मतलब हुआ 2 और 2 का आंसर क्या निकला, 1 निकला। तो अगर मैं इस सर्किट को, इस पूरे सर्किट को यहीं पे मिटा रहा हूं, अगर मैं इस पूरे सर्किट को 1 लिख दूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट कैसा बन गया, अब ये सर्किट बन गया, है ना। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड। अब मैंने कहा ठीक है जी, एक काम करते हैं। अब अगर ध्यान से देखूं तो ये दोनों सर्किट क्या जा रहे हैं, पैरेलल में जा रहे हैं। क्योंकि सोच के देखो, अगर इस सर्किट के बाद में बात करूं तो दोनों तो पैरेलल है। जैसे यहां से अगर करंट जा रहा होता तो दोनों में डिवाइड होता, यानी ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इन दोनों को 2 हिस्से क्यों लिखें, इन दोनों को क्यों ना एक ही हिस्सा लिख दें, इनको तो अलग अलग एक एक क्यों लिखें। और मुझे पता है सीरीज में है तो सीरीज, वो सॉरी पैरेलल में है तो पैरेलल में वैल्यू क्या होती है, डबल होती है, या फिर सीधे सीधे जोड़ दो। आपने कहा 1 और 1 का आंसर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। यानी सिंपल सी बात है, इस पूरे सर्किट को हटा के क्या लिख सकता हूं मैं, 2 अकेला लिख सकता हूं। आ रही ना मेरी बात समझ में, है ना। इस पूरे को मिटा के मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। हमने कहा ठीक है, अब ये 2 माइक्रोफैराड बना। अब फिर से हमने सर्किट को देखा, तो मैंने सर्किट को देखा तो मैंने ये जाना कि इस बार ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड फिर से किस में हो गए, सीरीज में। और मैं जानता हूं 2 और 2 का आंसर सीरीज में कितना निकलता है, श्रेणी क्रम में 1। आ रही है बात समझ में। तो अगर 2 और 2 का आंसर 1 निकलता है, यानी इस पूरे को मिटाकर 1 क्यों ना लिख दूं। अगर मैं 1 ही लिख दूंगा तो इसका आंसर कैसा निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर से देखूंगा तो फिर से ये दोनों अब की बार किस में चले गए, पैरेलल में, समांतर क्रम में। और अगर समांतर क्रम में चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 1 का आंसर पैरेलल में फिर से 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग ना लिखते हुए इन दोनों को फिर से 1 ही लिख देता हूं, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, फिर से 2 निकल कर आ जाएगी। हमने कहा ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। हमने कहा ठीक है, चलो ये बात भी आपकी मान लेते हैं। अब फिर से वही बात आई, ये किस में आ गए, फिर से सीरीज में आ गए, श्रेणी क्रम में, एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं। तो 2 और 2 का आंसर कितना निकलता है, 1। तो फिर से मैं इसको हटा के क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है। 1 माइक्रोफैराड। अब 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड फिर से किस में दिख रहे हैं मुझे, पैरेलल में दिख रहे हैं, ये पूरा सर्किट, है ना।
और अगर मुझे पैरेलल में दिख रहा है ये पूरा मेथड, तो 1/1 को फिर से क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, 1/1 को एक ही बना देता हूँ। तो अगर 1/1 पैरेलल में होंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 2 बनेगी, मतलब ये 2 बनेगी। और अगर मैं अब की बार देखूं तो फिर से 2 और 2 क्या है, सीरीज में, और ए और बी के बीच में बात करूं तो ए और बी के बीच में कितनी वैल्यू बन जाएगी इन दोनों की। तो अगर मैं सी इक्विवेलेंट की बात करूं तो ए और बी के बीच में अब सी इक्विवेलेंट निकल कर आएगा 1 माइक्रोफराड, यानी सीधा सा आंसर है इसका 1 माइक्रोफराड, इसका आंसर निकल कर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1 माइक्रोफराड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिंपल जिनमें क्वेश्चन का अता पता मतलब सीरीज और पैरेलल दिख रहे होते हैं उन क्वेश्चंस को करने का, देखो इस क्वेश्चन का कोई बहुत कोई लोग बोले कि भैया बहुत जहर मेथड है, ये धुआं उड़ा देंगे, इन सब चीज़ों पे मत जाइए। प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, कंसेप्ट या शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं सीरीज और पैरेलल के, ये जितने ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएंगी उतने आसान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2 क्वेश्चन कर लिए तो हमारे लिए बस भेड़ चाल होगी, तुरंत एग्जाम में निकल गए, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चंस की जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि देख के बता दोगे ये सीरीज है ये पैरेलल, ये सीरीज है ये पैरेलल है। अगर आप नहीं देखोगे नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी, है ना। तो हमने कहा ये सीरीज और पैरेलल, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मेथड चेंज करते हैं। इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रेसिस्टेंस नाम की चीज़ आएगी, रेसिस्टेंस में भी हम इन्हीं मेथड को यूज़ करेंगे। तो रेसिस्टेंस में हम फिर से सीरीज पैरेलल समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है बहुत ख़राब भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है 3 माइक्रोफराड, दिस इज 3 माइक्रोफराड, दिस इज 3 माइक्रोफराड, this is 3 microfarad, this is 3 microfarad, this is 3 microfarad। ये भी वैल्यू 3 माइक्रोफराड, ये भी वैल्यू 3 माइक्रोफराड, ये भी वैल्यू 3 माइक्रोफराड, ये भी वैल्यू 3 माइक्रोफराड। ये सभी वैल्यू कितनी है, माइक्रोफराड में है। 3 कितनी, 3 माइक्रोफराड की सभी वैल्यू है। एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इसका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रही होंगी, आपको बताना है। फाइंड सी इक्विवेलेंट, अगर मैं कहूँ कि इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 4.5, सी इक्विवेलेंट बताना है, आपने बोला वैल्यू दे रखी है 4.5। आप जल्दी से पॉज करके इस क्वेश्चन को कीजिएगा अटेम्प्ट। 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, और एक और ले लेते हैं 3.2 माइक्रोफराड। क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे बताना है कि इनकी वैल्यू क्या रही होगी। चलिए हम देखते हैं कि सी इक्विवेलेंट इसका क्या रहा होगा। अच्छा, आपको बताना पड़ेगा किन के बीच में। लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है और मैंने कहा ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। मुझसे बोला गया कि बताइए इन दोनों के बीच में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रही होगी। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में निकालना है, मतलब ये वाला तो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। हमने कहा ठीक है, ये वाला चीज सबसे लास्ट में सॉल्व होगी, तो हम अपोजिट से सॉल्व करते हैं। अब मैं अगर अपोजिट से सॉल्व करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों क्या है, सीरीज में। इन दोनों को अलग अलग ना लिखते हुए क्यों ना एक ही बना दूं। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को, तो इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखूं, जब एक ही लाइन से है तो दोनों को एक ही लिख दूं ना। और अगर मैं एक ही लिख दूंगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। जैसे मैंने कहा, मैंने इन दोनों को एक ही बना दिया और क्वेश्चन बन गया मेरा ये बन गया। अब तीनों तीन का सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैंने कहा तीनों तीन का आंसर कितना निकलेगा, तो मेरी बात समझना, अगर मैं तीनों तीन का आंसर निकालूं कितना निकलेगा, तो तीनों तीन का आंसर मैं जानता हूं सीरीज में वैल्यू आधी होती है। सीरीज में वैल्यू आधी होती है मतलब तीनों तीन का आंसर कितना निकलेगा, 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने का बना, 1.5 का बना। कितना, माइक्रोफराड का। ये तो मुझे पता लग रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो दो हैं चुन्ने मुन्ने, ये दो घूम रहे हैं,
ये दो सांप घूम रहे हैं जो छोटे छोटे, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी क्यों अलग अलग लगाए जाएं, इन दोनों को भी तो एक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक बना देते हैं। इन दोनों के बीच में निकालना था तो इनको तो सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों को भी एक बना देते हैं। तो सर्किट की अगर मैं बात करूं, क्या बनेगा सर्किट, तो इसके बाद ये सर्किट बनेगा ए 3 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड, सॉरी ये, इसके बाद ये सर्किट बन के आ गया। ध्यान से देखें तो ये भी कितना हो गया, इसकी वैल्यू भी 1.5 माइक्रोफराड, इसकी वैल्यू भी 1.5 माइक्रोफराड, और इसकी वैल्यू कितनी 3 माइक्रोफराड, और इसकी वैल्यू दिख रहा है ना आपको, इसकी वैल्यू कितनी 3 माइक्रोफराड। तो क्वेश्चन ये सॉर्ट आउट हो गया। इस क्वेश्चन को अगर मैं और सॉल्व करता तो कैसे कर पाता, आपने कहा एक बात देखिए, मुझे तो इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इस सर्किट को ना ध्यान दें, अगर मैं देखूं क्या ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे, तो इन दोनों को दो अलग अलग सर्किट क्यों बनाया जाए, क्यों ना एक ही बना दिया जाए। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं ना, तो अगर मैं इन दोनों को एक ही बना दूं, अगर मैं इन दोनों को एक ही बना दूं तो 1.5 और 1.5 पैरेलल में कितना हो गया 3, पैरेलल में क्या होता है डबल, डबल मतलब 1.5 और 1.5 कितना हुआ 3। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट कैसा बन गया, ऊपर बन गया 3 माइक्रोफैराड। देखो बस देखने का नजरिया है भाई, क्वेश्चन को बस देखने का नजरिया है, और ये तब आता है जब हम जितना ज्यादा इन क्वेश्चंस को देख चुके होते हैं। 3 माइक्रोफैराड ये बन गया। अब सोच के देखो ये पूरा 3 माइक्रोफैराड इसके साथ क्या जुड़ा है सीरीज में, तो आपने कहा ये किसके साथ जुड़ा है सीरीज में 3 माइक्रोफैराड के, और आपने बोला ये क्या है सर्किट, ये 3 माइक्रोफैराड नीचे की तरफ, और हमें किसके बीच में निकालना है, हमें निकालना है ए और बी के बीच में। हमने कहा ठीक है, ये हो गया, ये सर्किट सॉल्व। अब एक बात बताइए, देखो इन दोनों का तो एक ही बन गया, अब एक बनेगा तो वो इसके साथ सीरीज में चला जाएगा ना, इसके साथ सीरीज में। अब इन दोनों को और सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए 3 और 3 क्या है सीरीज में, अगर 3 और 3 सीरीज में है तो श्रेणी क्रम में 3 और 3 का आंसर कितना निकलेगा 1.5। तो इसका और शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इसको मैं अगर मैं बनाऊं तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, मुझे निकालना है ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक 3 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, और इसके पैरेलल में एक और चला गया है कितना 1.5 माइक्रोफैराड का, ये आ गया। अब एक बात बताइए 1.5, अब मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा 1.5। अब ये समझो ये दोनों क्या है पैरेलल में है, अगर मैं पैरेलल में सॉल्व करूं तो 3 और 1.5 का आंसर कितना निकलेगा, तो इसका जो आंसर निकलेगा सी इक्विवेलेंट वो कितना निकलेगा 4.5 माइक्रोफैराड निकल कर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा 4.5 माइक्रोफैराड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चंस करने का तरीका सिंपल से ये वो क्वेश्चंस है जिनमें मुझे पता लगता है कि सीरीज और पैरेलल आखिर है क्या। तो सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को करना इसलिए आसान हो जाता है कि मुझे पता लग रहा है कि सीरीज और पैरेलल आखिर है क्या। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, नोट करिएगा और आराम से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, आप पे क्वेश्चंस बन जाएंगे बहुत आसानी से, है ना। मिटा दूं इन क्वेश्चंस को, चलो। ये तो वो क्वेश्चंस थे जिनमें मुझे पता लगता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सीरीज और पैरेलल पता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें सीरीज और पैरेलल नहीं पता होता है, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया गया है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो टाइप नंबर 2 लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग टाइप बोल देते हैं तो मैं भी टाइप बोल देता हूँ, टाइप 2 है। हमने कहा ठीक है, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है। यहां से एक वायर आकर यहां जोड़ दिया, वायर समझते हैं ना, और एक वायर लाकर यहां जोड़ दिया, और मुझसे बोला कि बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, यानी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रही होगी, मुझसे ये पूछा गया। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, कुछ बोलते हैं यहां से काट देते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं, ऐसे परोड़ देते हैं, ऐसे। अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हो तो ऐसा कर लो, या फिर आप कंसेप्ट वाइज जाओ। अगर आपको पता नहीं चलता है कि सीरीज और पैरेलल यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है कैसे, तो आप सीधा सा एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। वो कंसेप्ट ये है कि आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं कि मेरे खंबे पे 220 वोल्ट आ रहा है, तो आपके घरों में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो आप कहेंगे मेरे घर में भी सर 220 आ रहा है। आप बोलेंगे क्यों भैया, कि इसलिए क्योंकि वहां से मेरे घर पे क्या आया है, तार आया है, तार मतलब जानते हैं वायर आया है,
और क्या वायर वहां से 220 को यहां 210 में बदल देगा? क्या 10 में तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वायर किसी के भी वोल्टेज को नहीं बदल सकते, यानी वायर्स वोल्टेज को नहीं बदल सकते। सही बात है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर मैं बोलूं कि भैया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या फ्लैट है तो नीचे वाले घर में 220 आ रहा है, ऊपर वाले में 10 वोल्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। वायर्स किसी वोल्टेज को नहीं बदल सकते। ऐसा तब है, बदल सकते हैं, परंतु हम मानकर चलते हैं कि हमारे वायर्स में रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है, यानी प्रतिरोध होता ही नहीं है। हम तो आइडियली ये मान रहे हैं कि उनमें प्रतिरोध नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, वायर का मतलब ये है, वायर का मतलब ये है कि उनके अंदर वोल्टेजेस होते ही नहीं है। मेरी बात समझे, वोल्टेज वो ड्रॉप नहीं करते हैं, यानी कोई भी वायर वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर सकता। अगर मैं कहता हूं एक बल्ब आगे लगा हुआ है, इसमें 220 वोल्ट पहुंच रहा है, तो उससे दूसरा वायर जो आगे गया है उसमें भी 220 पहुंचेगा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी वायर पर जब तक कि ये चीजें ना लगी हों, क्या इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर ना लगे हों, तब तक किसी का वोल्टेज नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। हमारी फिजिक्स में दो डिवाइसेस होते हैं। अगर आपने अपनी फिजिक्स में कभी स्टडी की है, अगर आपने कभी सीरियसली कभी 11वीं 12वीं पास कर ली हैं, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक्टिव डिवाइसेस एंड पैसिव डिवाइसेस, है ना। हिंदी में सक्रिय और निष्क्रिय बोलते हैं। आपने ये डिवाइसेस होते क्या हैं? एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो सक्रिय, वो होते हैं जो आपके सर्किट में एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं। एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं या एक्स्ट्रा पावर देते हैं। एक्स्ट्रा वोल्टेज मतलब बाहर से लिया, अलग से वोल्टेज आपके में पटक दिया। जैसे बैटरी, अगर मैं सर्किट में बैटरी लगा दूंगा तो बैटरी क्या करेगी, अलग से कुछ वोल्टेज दे देगी। जबकि अगर मैं डायोड लगा दूंगा तो डायोड क्या वोल्टेज ले लेगा। कैपेसिटर लगा दूंगा तो वोल्टेज ले लेगा, रेसिस्टर लगा दूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, खा जाएगा, वो विभव को खा जाएगा। तो ये वोल्टेज को ड्रॉप करने वाली चीज है। जबकि कुछ एक्टिव होते हैं पैसिव, पैसिव मतलब जो वोल्टेज को खाने वाले हैं। तो जो इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह वो क्या वोल्टेज को खाते हैं। इसका मतलब ये जो हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये कैपेसिटर वोल्टेज को कम कर देते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि बीच में कैपेसिटर लगा दिया और यहां से 220 आ रहा है तो भैया कैपेसिटर के बाद में 220 नहीं होगा, कैपेसिटर के बाद में कुछ भी हो सकता है लेकिन उससे कम होगा। ऐसा नहीं कि 220 आप बोल दो 250 हो जाएगा, नहीं, कैपेसिटर के बाद कम होगा क्योंकि वो वोल्टेज को कुछ को खा जाएगा। हमने कहा ठीक है, इतनी बात आप समझिएगा कि कोई भी वायर किसी भी वोल्टेज को नहीं बदल सकता। इस मेथड को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर मेथड। समझना बात को, मेथड को। हो सकता है आपने अलग अलग मेथड सीखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझना, मैंने कहा ए वोल्टेज अगर यहां है, अगर मुझे ए और बी में निकालना है तो इनको हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। क्यों माना मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि क्या होता है, ये दोनों कनेक्ट होंगे किसी बैटरी से कनेक्ट होंगे। तो बैटरी से कनेक्ट होने का मतलब ये कुछ वोल्टेज पे रहेगा। जैसे मैंने कहा 220 वोल्ट है तो ये 220 वोल्टेज पे, ये कितना 0 वोल्ट पर है, तो इन दोनों जगह पे क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, इनको पोटेंशियल मान लेते हैं। क्या मानते हैं? पोटेंशियल, है ना। अगर मैंने इसको पोटेंशियल माना, विभव माना, तो एक बात समझना, अगर ये ए पोटेंशियल है, मान लो 5 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, तो ये हमें देखना, अगर ये 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो आप समझना अगर मैं इस वायर के थ्रू जाऊं तो यहां पर कितना आ रहा होगा। मुझे बस नोड मार्क करना है। क्या नोड्स को मार्क करना है? नोड समझते हो? नोड गठान तो समझते हैं ना आप? हाँ समझते होंगे। गठान जो होती है हमें उन्हीं पे पॉइंट पे मार्क करना है। आपने कहा अगर ये ए वोल्टेज है तो इनके बीच में क्या कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर है क्या? आप बोलेंगे नहीं भैया तार है ये तो। अगर ये तार है तो यहां ए वोल्टेज है तो यहां भी कितना रहा होगा, ए वोल्टेज ही तो रहा होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो यहां भी कितना रहा होगा, ए वोल्टेज रहा होगा। सिंपल सी बात है। अब मेरी बात समझना, ये वायर यहां से कटा है और ये वायर यहां से गया, वायर तो बदल नहीं सकते, तो वायर बदल नहीं सकते मतलब यहां भी कितना पहुंच रहा होगा, ए वोल्टेज पहुंच रहा होगा। मेरी बात फिर से समझिए, आपको बस वायर ढूंढना है, जहां तक वायर गया है वहां पर ए वोल्टेज होगा। तो वायर्स की बात करें तो यहां पर ए होगा, इसके बाद बदल जाएगा। यहां के थ्रू जाऊंगा तो यहां पर ए होगा, इसके बाद बदल जाएगा, यहां के इसके बाद बदल जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब समझना, अगर ये बी पोटेंशियल है, अगर ये बी है तो यहां पे बात करूंगा तो यहां पे भी कितना आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। और अगर मैं इस वायर के थ्रू जाकर यहां पे बात करूंगा तो यहां भी कितना आएगा, बी। ये इसके बाद बदल जाएगा, ये इसके बाद बदल जाएगा। मुझे ये काम करना है कि जितनी भी नोड है उन पर कुछ ना कुछ वोल्टेजेस लिख लेने हैं। यहां तो सब पर लिख गए, हो सकता था कि आपको इमेजिन भी करने पड़ जाते। उन क्वेश्चंस को भी आगे लेकर चलूंगा, लेकिन अभी के लिए
अगर यहाँ पर ए है तो ये वायर की वजह से यहाँ कितना पहुंचेगा ए, और क्योंकि ये सिंपल वायर है, वायर वोल्टेज को बदल नहीं सकते, मतलब यहाँ भी कितना पहुंच रहा होगा ए। यहाँ अगर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, और ये वायर के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना होगा बी होगा, जहां तक वायर गए। अब एक बात समझना, ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, आपने ए और बी के बीच में, आपने बहुत बढ़िया। आपने ये किसके बीच में, तो आप बोलेंगे भैया ए और बी के बीच में, मतलब इसमें भी पोटेंशियल वही, इसमें भी पोटेंशियल वही, क्योंकि ये भी ए और बी के बीच में। आपने ये और किसके बीच में, ए और बी के बीच, आपने बोला बहुत बढ़िया, ये भी ए और बी के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पोटेंशियल कहीं पैरेलल में तो नहीं है, अगर वोल्टेज सेम है तो। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे, अब मार्क कैसे करेंगे। आपको जिनके बीच में निकालना है उन दोनों पॉइंट्स को आप अलग अलग लिख लीजिए। हमने कहा ठीक है जी, ये दोनों अलग पॉइंट हो गए जिनके बीच में हमें निकालना है, किसके, ए के बीच में और बी के बीच में। हमने कहा ठीक है, जितने भी कैपेसिटर हैं जोड़ दीजिए। आपने बोला ये वाला किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, आपने कहा ठीक है काट दो, और ये और एक बीच में लगा दो। हमने कहा लगा दिया सर। ये रहा ए और बी के बीच में, कितना वैल्यू थी, वैल्यू मैंने नहीं दी थी, तो वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, जितनी आपकी मर्जी मान के चलो, आप 1 मान लो सबको, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं 1 माइक्रोफराड, हम इसको भी लिख देते हैं 1 माइक्रोफराड, और इसको भी मान लेते हैं 1 माइक्रोफराड। हमने कहा ठीक है। तो आपने लगा भैया ये किसके बीच में लगाया, आपने लगा दिया ए और बी के बीच में। आपने ये किसके बीच में लगाया दूसरा, तो आप बोलेंगे ये भी तो ए और बी के बीच में, आपने बहुत बढ़िया, ए और बी के बीच में, तो इसको भी लगा देते हैं ए और बी के बीच में। आपने कहा ठीक है, ये भी कितना है 1 माइक्रोफराड, आपने कहा ठीक है। आपने ये तीसरा किसके बीच में, आप बोलेंगे ए और बी के बीच में, आपने कहा ठीक है, तो तीसरा भी कहाँ लगा दे, ए और बी के बीच में। आपने कहा ठीक है, ये भी लगा दिया ए और बी के बीच में। आपको बता दूं ये आपके एयरफोर्स के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफराड तीसरा लगा दिया। आपने कहा चलिए तीनों लग गए, आपने कहा चलिए ठीक है, इस सर्किट को हटा दो। अब हमारे पास ये सर्किट बनकर आ गया है। अगर ये सर्किट बनकर आया है तो ध्यान से देखो, ए और बी की ये तीनों क्या है, पैरेलल में, और 3 पैरेलल में आंसर कितना निकलता है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी 1 + 1 + 1 यानी 3 माइक्रोफराड, इसका आंसर निकल कर आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। आप सब सिंपल, आप कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सीरीज और पैरेलल, पोटेंशियल मार्क करो, आप क्वेश्चन को तुरंत तोड़ दोगे। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। देखिए मैं क्वेश्चंस को और डिफिकल्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताता हूं, आपको बस पोटेंशियल मार्क करना है, ठीक है ना, नोट्स पर। जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मिटा देता हूं। चलिए, हमने कहा एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, आपने कहा 3 कैपेसिटर, आपने कहा 4 कैपेसिटर, आपने कहा बस रुक जाओ। हमने कहा ठीक है, 4 कैपेसिटर मान लिए, हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा अब क्या करें, आपने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अब हम यहां से एक वायर लेकर आते हैं और वायर को लेकर यहां जोड़ देते हैं। आपने कहा जोड़ दो, हमारा क्या लेते हो, आपने कहा ठीक है एक वायर काम करते हैं, इस वायर को लेकर आते हैं और इस वायर को जोड़ देते हैं यहां पर। आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, ये आपने पॉइंट जोड़ दिए। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट की वैल्यू बताइए। मैंने आपको फिर से कहा, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल मार्क करो, क्वेश्चन को करो। अगर आपको सीरीज और पैरेलल समझ नहीं आते हैं, हमने कहा ठीक है सबकी वैल्यू को मान लेते हैं 1 माइक्रोफराड, फिर से 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड। हमने कहा ठीक है, अगर ये ए पोटेंशियल है, ए विभव है, तो इसका मतलब ये हुआ इस नोड पर भी कितना आ रहा होगा, ए वोल्टेज। मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप लिख लेंगे, है ना, ठीक है। अगर इस पर ए आ रहा है तो ये, क्योंकि ये वायर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां पर भी कितना आ रहा होगा, ए। हमने कहा ठीक है, इसके बाद तो ए बदल जाएगा, तो हमने कहा यहीं तक लिख दो, इसके बाद भी ए बदल जाएगा, यहां पर छोड़ दो। अगर ये बी वोल्टेज है तो ये वायर के थ्रू जाएंगे तो यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा।
हमने बोला ठीक है जी, बी इस साइड भी बदल जाएगा, इस साइड भी बदल जाएगा, तो अब हमें किसी से लेना देना है नहीं। अब हम देखते हैं कि क्या सभी चीजें आ गई हैं। आपने बोला ये 3 कैपेसिटर किसके बीच में लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में, और ये वाला किसके बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। सभी चीजें हमेशा और हमेशा पैरेलल में ही जोड़नी होती हैं, ठीक है ना, ए और बी के बीच में, क्योंकि पोटेंशियल सेम है इसलिए पैरेलल में, क्योंकि ये भी ए और बी के बीच में है तो इनके बीच में भी ए और बी में वही पोटेंशियल है जो इनके बीच में, यानी पैरेलल में जोड़नी होती है। आ रही ना। अब मैंने कहा चलिए ए और बी मैंने 2 मार्क कर लिए, हमने कहा ठीक है, एक ए है एक बी है। ए और बी के बीच में कितने हैं, 3 है। आपने कहा ठीक है जी, जोड़ दीजिए, ए और बी के बीच में कितने हैं, 3 है। आपने कहा ठीक है जी, आपने कहा ठीक है, 3 है, किसने कितने के हैं, 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड। आपने कहा ठीक है। आपने ये किसके बीच में, ये तीनों तो कंप्लीट हो गए। आपने अब किसका बचा, ये भी किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक और लगा दिया। हमने कहा ठीक है जी, ए और बी के बीच में ये आ गए। अब हमें निकालना है कि ए और बी के बीच में क्या रहा होगा, तो अब तो निकालना मेरे ख्याल से बच्चों वाली चीज है। अब आप समझना ये तीनों क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है ये तीनों। सीरीज में वैल्यू क्या होती है, कम। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सेम वैल्यू वाले हैं तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, सी बाय एन के बराबर होती है पैरेलल वाले केस में। ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो। तो अगर मैं सी बाय एन की वैल्यू मान लूँ तो इन तीनों का आंसर कितना निकलेगा, 1/3। तो इसका वैल्यू का पूरा आंसर कितना निकलेगा, 1/3। हमने कहा ठीक है, और 1/3 इसके साथ किस में चला जाएगा, पैरेलल में। और पैरेलल में अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसकी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी 1/3 प्लस में 1 कर देंगे, इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी 4/3। तो ये इसका आंसर निकलेगा, 4/3 माइक्रोफराड इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका रहेगा। कैसे भी क्वेश्चन हो जिसमें वायर्ड मेथड यूज किए गए, वायर वगैरह जुड़े हो गए हो, ऐसे वायरों को करने का सिंपल सा मेथड है कि आप पोटेंशियल मार्क कीजिए, विभव जोड़िए, विभव लगाइए और सॉल्व करके क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर दीजिए। क्वेश्चंस और भी हैं, जरा देखते हैं। अभी तो हमारे सब क्लियर हो रहे थे, अब कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर हमें मानना पड़ेगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड ए एंड बी। तो हमने कहा ये भी 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड, ये भी 1 माइक्रोफराड और ये भी 1 माइक्रोफराड। ये क्वेश्चन है और हम मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सीरीज होगा और कौन सा पैरेलल होगा। हमने बोला कोई बात नहीं, अगर नहीं पता चलता है तो हम कंसेप्ट के थ्रू जाते हैं। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट मतलब वायर्स कभी भी पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकते। चलो देखते हैं, चेंज नहीं कर सकते तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जरा समझना। अगर मैं कहता हूं कि ये ए पोटेंशियल है, मेरी बात समझ रहे हो आप, ए पोटेंशियल है, तो इस वायर के थ्रू अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो यहां पर, एक सेकेंड दीजिएगा, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, नोड पर लिखना है। चलिए हमने कहा ठीक है, अगर मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो इस नोड पे कितना रहेगा, आपने इस पर ए रहेगा, ए रहेगा ना इस वाले पॉइंट पर। नोड्स पे लिखना होता है तो ए यहां पर है तो यहां पर भी ए हो रहा। वायर्स तो बदल नहीं सकते क्योंकि इन वायर्स के बीच में कुछ है तो है नहीं। हमने कहा ठीक है, इन वायरों में कुछ नहीं है, इन में ठीक है। अब बी की बात करें तो इस वाले नोड पर क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि ये क्या है, वायर है। और इस वाले के वायर के थ्रू जाऊं तो इस वाले नोड पे भी कितना आएगा, बी, क्योंकि इनके बीच में भी तो कुछ नहीं है। अगर मैं इसके थ्रू, अब ठीक है, अब क्योंकि बी यहां पर बदल जाएगा, क्योंकि बी यहां पर बदल जाएगा, क्योंकि ए यहां पर बदल जाएगा, तो बाकी सब हम नहीं लिख सकते। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने लिख तो लिए, ए और बी हमारे पास सारे खत्म हो गए, लेकिन हम निशान नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि ये किसके किसके बीच में है। हमें यह नहीं पता कि ये किसके और किसके बीच में है। हमें यह नहीं पता कि ये वाला किसके और किसके बीच में, क्योंकि इस वाले नोड पर पोटेंशियल हमें नहीं पता चला है। ये पोटेंशियल हमें नहीं पता चला है तो इस क्वेश्चन को हम मार्क नहीं कर सकते। तो लेकिन मार्क तो हमें करना है, पेपर में तो हम अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें फिर। तो एक काम करो, देखो
अगर आपको नहीं पता हो तो ऐसा कोई भी वो नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी पोटेंशियल मान लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपनी मर्जी मान लो एक्स वाई जेड सी डी ई एफ, आपकी मर्जी, और कितने भी मान सकते हैं इस पे भी, लेकिन कम से कम मानना, लेकिन कितने भी मान सकते हैं, नोट्स पे मानते हैं। नोट्स पे माने इसका मतलब इस वाले नोट पर कितना मान लेते हैं, मान लो एक्स रहा होगा। अब तो पता चल गया ये किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये किसके बीच में, बी और एक्स के बीच में, ये किसके बीच में, बी और एक्स के बीच में, ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में। हमें तो पता लग गया। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात मान लेते हैं। हमने कहा एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट बी माना, इनके बीच में एक पॉइंट माना एक्स। तो मैं थोड़ा दूर बना देता हूं। एक पॉइंट ए माना, एक पॉइंट एक्स माना, एक पॉइंट बी माना, क्योंकि हमने ए और बी के बीच में एक्स माना है तो हमने बोला ए और बी के बीच में एक्स लिख दिया, ठीक है ना। और होते तो वाई जेड, एक्स वाई जेड बीच में और लिख देते, जितने चाहे उतने मान सकते थे। आपने कहा ठीक है, ए और एक्स के बीच। अब आप देखोगे कैपेसिटर कितने जुड़े हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में। तो आप इसको काट देंगे, ये किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में। तो आपने बोला ए और एक्स के बीच में क्या है, ये वाला है। ना ही कुछ देखना है कि कहां से क्या करंट डिवाइड, कुछ नहीं देखना है आपको, बस पोटेंशियल मार्क कीजिए, विभव मानिए और निशान लगाइए, सीधी सी बात। तो आपने ए और बी के बीच में, एक्स के बीच में ये हो गया। आपने ये किसके बीच में, बी और एक्स के बीच में। आपने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात, ये रही बी और एक्स के बीच में। आपने ये किसके बीच में, आप बोलेंगे बी और एक्स के बीच में। आपने कहा ठीक है, बी और एक्स के बीच में है, तो एक और लगा दिया बी और एक्स के बीच में। हमने कहा ठीक है, ये किसके बीच में, आप बोलेंगे ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में मतलब एक और मार्किंग कर दी आपने, बोला ये हो गई ए और बी के बीच में मार्किंग। अब आपने बोला कि अब क्वेश्चन करके दिखाओ सर, अब कैसे होगा। हमने कहा ठीक है जी, अभी सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। अब क्या डिफिकल्ट है, अब तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। अब समझना, ये माइक्रोफराड है, ये 1 माइक्रोफराड है, ये 1 माइक्रोफराड है और ये 1 माइक्रोफराड है ना। अगर ये दोनों तो मुझे दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। ये तो मेरा अब आंखें इतनी चलने लग गई होंगी कि अब तो मैं देख ही सकता हूं, अब तो मैं अर्जुन बन ही गया हूं। तो मैंने बोला 1 और 1 का माइक्रोफराड का आंसर कितना निकलेगा, 2। यानी इस सर्किट को सॉल्व करके हम अब कैसे बना सकते हैं, 2 माइक्रोफराड ऊपर वाला, यानी ये 1 और ये कितना हुआ, 2 माइक्रोफराड। और ये अब एक सर्किट और बना नीचे की तरफ, ये हुआ 1 माइक्रोफराड, इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 1 माइक्रोफराड। ये सर्किट में क्लोज हो गया। मैं तो खैर वैसे ही बता दूंगा, लेकिन मैं तो आपसे, ठीक है। तो आपने लिए, अब इस सर्किट को और सॉल्व करूं तो 1 और 2 क्या है, सीरीज में। 1 और 2 सीरीज में, आंसर कितना निकलेगा। तो आप सर्किट को और सॉल्व करें, जगह कम है तो मैं ऐसे ही बनाते जा रहा हूं, है ना। तो आपने 1 और 2 का आंसर कितना निकलेगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। सीरीज में आंसर कितना होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, यानी आंसर कितना निकलेगा 2/3। यानी इन दोनों का आंसर कितना निकलेगा 2/3। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि ऊपर वाला बन जाएगा 2/3, नीचे वाला कितना रह जाएगा 1 माइक्रोफराड। हमने कहा ठीक है, ए और बी के बीच में अभी फिर निकालने हैं। अब ये दोनों किस में चले गए, पैरेलल में। अगर मैं पैरेलल में बात करूं तो 2/3 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड का आंसर कितना निकलेगा। तो आप बोलेंगे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 2/3 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकलेगी 5/3 माइक्रोफराड। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका ये होगा। अगर आपको कभी सीरीज और पैरेलल नहीं समझ में आता है तो सीधी सी बात है, आप पोटेंशियल मार्क कीजिए, अपनी वैल्यू अज्यूम कीजिए। अगर नहीं है तो वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में हो जाता है, क्योंकि आपके लेवल में इतने सवाल नहीं आते। आपके में जो पहले वाला क्वेश्चन था इतना ही लेवल आएगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि अगर आपको अज्यूम करना हो तो अज्यूम भी कर सकते हैं। 2 3 चाहे अगर आप IIT JEE अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सॉरी IIT JEE में मेनली अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स मानने पड़ सकते हैं, परंतु सीरीज और पैरेलल के सवाल आपके लिए नहीं है, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी है। लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इससे भी डिफिकल्ट। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसको दोबारा से समझ लीजिएगा, अगर पॉज करके दोबारा समझ लेना। ए पॉइंट यहां पर है तो ए पोटेंशियल यहां इस नोड पर भी होगा, इधर बदल जाएगा। बी पोटेंशियल यहां पर भी होगा, बी इधर भी होगा। अब ये वाला पॉइंट नहीं पता चल रहा है तो इस पे एक्स मान लिया, ए एक्स बी लिख दिया और पॉइंट मार्क कर दिया, बस क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत 2 कौड़ी का बन जाता है इससे क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का था। और कोई क्वेश्चन करें, ठीक है। चलो अगले एक मेथड पे और आते हैं और उस मेथड को भी समझते हैं। तो ये तो था, अगर मुझे सीरीज और पैरेलल नहीं पता लगता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो क्वेश्चन कर सकते हो। आप घर पे जाके प्रैक्टिस करना,
जितने भी हो सकते हैं आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा दिल और है कराने का, लेकिन जब प्रैक्टिस शीट कराऊंगा तो प्रैक्टिस शीट में और क्वेश्चंस कराऊंगा, बट अभी तो इतना यही होगा। लेकिन प्रैक्टिस शीट में और क्वेश्चंस करते रहेंगे। जो प्रैक्टिस शीट मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद हम लाइव आएंगे, उस प्रैक्टिस शीट को करेंगे, है ना। पर अभी हमारा कैपेसिटर का बहुत बड़ा पार्ट बचा है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं इनको समझेंगे। इंसुलेटर कुचालक होते हैं या कुचालक से कुछ और होते हैं कि नई चीज़ होती है? बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जैसे कंडक्टर होता है चालक, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इन तीनों के अलावा भी एक चीज होती है जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, है ना। इन सब चीजों की बात करेंगे तो वो अलग चीज होती है, उसके बारे में समझेंगे कि उसके इंसर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं, तो इनको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए एक और टाइप पर चलते हैं, इसको टाइप नंबर 3 कह सकते हैं। तो टाइप नंबर 3 मेथड है और ये इनफाइनाइट के लिए है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए है, मतलब अनंत के लिए। देखो मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी बहुत अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सको। वैसे क्वेश्चन बहुत 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। तो आपने इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, इनफाइनाइट तो आप समझते हैं अनंत, अनंत सीरीज। हमने कहा ठीक है, अनंत सीरीज का एक क्वेश्चन बना के बताते हैं, फिर समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी, उस तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो हमने एक सर्किट बनाया था, उसी सर्किट को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अरे बोर्ड खत्म हो गया, बोर्ड खत्म हो गया भाई। चलो इन्फिनिटी तक तो नहीं जा पाए, लेकिन बोर्ड खत्म हो गया, कोई बात नहीं। कहां तक? इट स्टैंड्स टू इन्फिनिटी। हमने कहा ठीक है, ये सर्किट है, वैल्यू लिख लेते हैं। आपने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। इसकी वैल्यू आपने कहा ठीक है, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड। चलो हमने कहा ये क्वेश्चन से, हमने बोला ये एक क्वेश्चन दे दिया, मुझसे बोला कि भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहा होगा। पहली बात तो ये कि इनफाइनाइट सीरीज है, तो अगर मेरे दिमाग चले तो मेरा दिमाग ये भी चल सकता है कि सर एक बात बताइए, अगर इनफाइनाइट कैपेसिटर्स है तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा, है ना। आपने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। समझो बात को, ऐसा भी तो हो सकता था कि वैल्यू बढ़ रही हो फिर घट रही हो, फिर बढ़ रही हो फिर घट रही हो, फिर घट रही हो फिर घट रही हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी सीरीज का आंसर भी इन्फिनिटी होगा, बशर्ते जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में इन्फिनिटी आंसर भी देगा। तो आप इसका आंसर इन्फिनिटी मत लगा देना कतई, आप इसका आंसर इन्फिनिटी मत लगाना। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा, तभी हम इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को इन्फिनिटी वाला नहीं है, तो इन्फिनिटी नहीं होगा इसका आंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बताता हूँ क्वेश्चन कैसे किया गया होगा। देखो एक बात समझो, आपको सबसे पहले ये पहचानना है इस सीरीज कि रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, रिपीट कहां से हो रहा है। आपने ला 2 और 1, ये 2 1 दोबारा से आ गया। आपने बोला ये एक सर्किट बना, एक सर्किट ये कंप्लीट हुआ। आपने ये सर्किट दोबारा से 2 1, फिर से दोबारा से 2 1, फिर से दोबारा से 2 1, फिर से दोबारा से 2 1। नहीं समझ में आया? आपने ये तो एक सर्किट था, आपने बोला ठीक है, अब ये 2 1 क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ ना। फिर ये 2 1 क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ। फिर 2 1 क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ। फिर 2 1 क्या हुआ, रिपीटेशन। फिर 2 1 2 1 यानी इनफाइनाइट तक तो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। और रिपीटेशन की वैल्यू हमें नहीं पता है, रिपीटेशन की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है। मान लेते हैं कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। मैंने सर्किट में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, इस सर्किट में इसको नहीं बनाना है, यहां से सर्किट को लेना है। चलो फिर से समझते हैं। मैंने आपने कहा 1 और 2, आपने कहा फिर से 1 और 2, आपने फिर से 1 और 2, फिर से 1 और 2, 1 और 2। इसको भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं थी, मैं इस क्वेश्चन को भी करके बता दूंगा। 1 और 2, फिर से 1 और 2, फिर 1 और 2, 1 और 2। वो तो बुक के प्रॉब्लम है। चलो अब एक बात समझना, ये 1 और 2 तो था, ये 1 और 2 था, फिर यहां से रिपीटेशन हुआ 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो सीरीज है वो क्या है, रिपीट हो रही है। मेरी बात समझ नहीं समझे, दोबारा देखो।
ये एक और दो, यहां से चलना चालू करा हमने, बोला एक और दो, फिर से हम आए एक और दो, फिर से हम आए एक और दो, फिर हमसे आए एक और दो, यानी जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है वो पैर वैल्यू हमने अलग कर ली। अब मेरी बात समझना, इसका आंसर, ये जो इन्फिनिटी सीरीज है, इस अनंत इन्फिनिटी सीरीज का, अनंत सीरीज का आंसर मान लो कुछ एक्स निकला, इन्फिनिटी नहीं, मान लो कुछ एक्स निकला, तो हमने बोला लेट अस सपोज इस पूरे सर्किट का आंसर कितना निकल कर आ रहा है, सी इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का जो आ रहा है वो मान लेते हैं एक्स आ रहा है। किसका? इतने सीरीज का। हमने कहा ठीक है, इसका एक्स आ रहा है, ये पूरा जो सॉल्व करके निकल कर आ रहा है ये एक्स निकल रहा है। अब करा नहीं हमने, मान लिया है एक्स आ रहा है। अब मेरी बात समझना, अगर ये पूरा x आ रहा है तो मैं इस x के साथ जोड़ देता हूं, इसके साथ जोड़ देता हूं, तो आपने ला इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, तो आपने ला इस सर्किट को ऐसे बना देता हूं, ये हुआ एक सीरीज और इसके साथ 2 माइक्रोफराड लगा दिया, ये 2 माइक्रोफराड हो गया, ये 1 माइक्रोफराड हो गया, और इसके साथ हमने क्या किया, एक x की वैल्यू जोड़ दी। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप वैल्यू को लिख दें। x ये वैल्यू आ गई, x के साथ हमने ये जोड़ दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, बात समझना, अब ये जो x आया है, इस x को अगर मैं इनके साथ जोड़ दूं तो उसका आंसर भी कितना निकलेगा, x ही रखना है हमें। क्यों रखा, मैं आपको रीजन भी देता हूं, लेकिन फिर भी आप समझना, ये जो इन्फिनिटी सीरीज थी इसका आंसर हमने क्या माना, x माना। इनफाइनाइट में अगर मैंने 2-4 वैल्यू और जोड़ दी तो इससे क्या वैल्यू अंतर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि भैया मैं टमाटर खरीदने गया और टमाटर मैंने ले लिए भैया 5,000 किलो, अगर मैं टमाटर 5,000 किलो कह दूंगा और मैंने उससे ये कह दिया भाई टमाटर वाले से कि भैया टमाटर वाले 2 टमाटर और डाल दे, तो क्या भैया वो 5,000 किलो के लिए 2 टमाटर देने में नानुकुर करेगा क्या? भैया 5,000 किलो का जो टमाटर है, जितने भी रुपए का आया, 1 लाख रुपए का आया, तो वो जो 1 लाख रुपए में 2 टमाटर के अलग से पैसे नहीं जोड़ेगा। सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी में अलग से धनिया मिर्ची डाल देता है, क्यों? आपने 300 रुपए की सब्जी खरीदी और उसमें धनिया मिर्ची के अलग से पैसे थोड़ी ना ले लेगा वो। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भैया इन्फिनिटी में 2-4 चीजें और जोड़ दोगे तब भी तो आंसर एक्स ही रहेगा। यानी इन्फिनिटी का जो आंसर एक्स निकाला था, इसमें इन दोनों को जोड़ दोगे तब भी तो आंसर एक्स ही आएगा, ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, पर इतना फर्क पड़ेगा जिसको कैलकुलेट नहीं कर पाओ, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी है ना, पता नहीं कितनी बड़ी सीरीज है। तो इन्फिनिटी में अगर 1-2 वैल्यू और जुड़ जाएंगी तो रहेगा तो आंसर उतना ही। इसका मतलब ये जो इन्फिनिटी की वैल्यू x मानी थी, x में अगर इन दोनों को भी जोड़ दूं तब भी तो आंसर x ही आना चाहिए। नहीं आई समझ में बात? दोबारा देखो एक और बार। हमने कहा कि मैंने सबसे पहले क्या किया, रिपीट करना देखा, तो हम यहां से गए, हमने बोला 1 और 2, हमने बोला रिपीट 1 और 2, फिर से 1 और 2, फिर 1 से, तो आप क्या करें, यहां से वाले सीरीज को हटा दें, इस पूरे की वैल्यू क्या मान ली, x मान ली। इस इन्फिनिटी की वैल्यू अगर x आई तो x जो इन्फिनिटी की वैल्यू आई थी, अनंत को जोड़ने पे आई थी, अनंत को जोड़ने पे आई थी, तो भैया उसमें 1-2 और जोड़ दोगे तब भी तो वैल्यू x ही रहेगी। 1-2 जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, 2 माइक्रो, आपने x की वैल्यू कुछ कैपेसिटेंस आई, इसमें 2 माइक्रोफैराड और जोड़ी, क्या फर्क पड़ता है? यानी इन्फिनिटी में 1-2 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आती है, इन्फिनिटी ही आती है। कहने का मतलब ये हुआ x में अगर आप इसको सॉल्व कर दो तो उसकी वैल्यू को भी किसके बराबर रख दो, x के बराबर रख दो, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि x और 2 किस में चले गए, सीरीज में। x और 2 किस में है, सीरीज में, और सीरीज में है तो इस सर्किट को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, ये तो हुआ 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड के साथ में इसको मैंने और सॉल्व कर दिया। आपने कहा इसकी वैल्यू अगर मैं सीरीज में जोड़ूं तो मुझे पता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। बात समझ रहे हो, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं, अगर मैं यहां पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू निकलेगी 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, है ना, इसकी वैल्यू ये निकली। अब ये दोनों किस में चले गए, पैरेलल में। पैरेलल में तो इन दोनों का सीधा सीधा प्लस होता है, और पैरेलल में अगर सीधा सीधा प्लस होता है तो इन दोनों के बीच में निकालना है। मैंने क्या कहा था, इन सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आए उन सबको किसके बराबर रख दो, x के बराबर। यानी सबको जोड़ने के बाद, सबको जोड़ने के बाद x के बराबर रखना है। सबको जोड़ने के बाद x के बराबर रखना है। आपने कहा ठीक है जी, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा तकलीफ थोड़ी ना है, सिंपल सी बात है।
है ना। क्वेश्चन हो गया, हमने कहा ठीक है चल कर देते हैं सबको जोड़ के। अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला फिगर मिटा देते हैं। अब मेरी बात समझना, 2x प्लस 2f प्लस एक्स को अगर मैं पैरेलल में जोड़ूं तो इसकी वैल्यू निकलेगी 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इसके साथ हमने 1 को जोड़ दिया और हमने इसको किसके बराबर रख दिया, x के बराबर रख दिया। बताओ भाई क्वेश्चन में क्या तकलीफ हो गई है, क्वेश्चन में क्या तकलीफ हो गई बताओ। अच्छा, जितने भी इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। आप ये तो समझते होंगे, हिंदी में तो नहीं जानता क्या बोलते हैं, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। दो सॉल्यूशन कौन कौन से निकलेंगे, दो सॉल्यूशन वो निकलेंगे, एक तो प्लस निकल रहा होगा, एक माइनस निकल रहा होगा। और जो प्लस वाला आंसर होगा, क्योंकि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू प्लस ही तो आएगी, माइनस तो हो नहीं सकता सी, तो आपने किसकी वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू को लिख लीजिएगा। जैसे इस सर्किट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा x+1 इंटू एक्स माइनस टू इक्वस टू 0। और अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी -1 और x बराबर निकलेगा 2, और x बराबर 2 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2 माइक्रोफैराड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इनफाइनाइट सीरीज जो होती हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नीट के क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है इनफाइनाइट सीरीज का, उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देख लीजिए एक और बार आराम से और फिर बताइए। चलो एक और पे चलते हैं, एक और पे चलते हैं। और ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित होते हैं। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज, आप समझते होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज है ना। चलो व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो लेट अस सपोज कि क्वेश्चन ये है, हमने कहा ये है, इसके बाद सर्किट में ये लगा दिया और मैंने सर्किट में ये लगा दिया, इनके बीच में एक सर्किट में और लगा दिया, मैंने कहा ये लग गया। मैंने कहा ये दो पॉइंट ले लिए, हमने कहा ए और बी, और मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर सबकी वैल्यू सी है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या रही होगी। हमने बोला बताइए इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रही होगी। ये एक टाइप और बनता है क्वेश्चन का, तो ये थर्ड टाइप मान लीजिए इसको, टाइप नंबर 3 है ना। टाइप वाइप तो कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन है। तो आपने कहा ठीक है, तो अगर मुझे सी इक्विवेलेंट बनाना है तो सी इक्विवेलेंट बनाने का तरीका समझे। ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होते हैं, आप आगे चल के व्हीट स्टोन ब्रिज में समझोगे कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल समझ रहे हो आप, मैं इसको VA लिख देता हूँ, यहाँ को VB लिख देता हूँ। आप आगे चल के पढ़ोगे, मैं प्रूव भी कराऊंगा इस चीज का, कि अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, लेट अस सपोज इसको मैं P मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं Q मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं R मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं S मान लेता हूँ, ठीक है। जब अगर कभी ऐसा होता है कि यदि P बटा Q R बटा S के बराबर होता है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन और अभी P बाय Q की वैल्यू अगर R बाय S के बराबर होती है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे में VA जो होता है वो VB के बराबर होता है। यानी इन दोनों का विभव जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, बराबर होता है। अब एक मेरी बात बताइएगा, मैं ये कह दूं कि अगर इसका 5 वोल्ट पोटेंशियल है और ये 5 वोल्ट है, तो इसके बीच में करंट बहने वाला कितना होगा। तो एक बात बताइए, करंट तब बहता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी मैंने आपको लिखवाया भी था, डेल्टा V जो होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, हाँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है। हमने V जो होता है वो डायरेक्ट, यानी कहने का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट होगा।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्यों होगा, आई कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वी ए बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट भी जीरो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में बहने वाला करंट कितना होगा, जीरो होगा। तो इसको बोलते हैं हम व्हीट स्टोन ब्रिज। और इसमें बहने वाला, क्योंकि करंट जीरो है, जब करंट सर्किट में करंट ही नहीं बह रहा है तो इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मतलब नहीं निकलता है, इसका मतलब आप इसको सीधे सीधे मिटा सकते हैं। तो इस सर्किट के डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। इस सर्किट के डायग्राम को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास बचा ये चीज। अगर ये चीज बची तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस में चले गए, इनको मिटा देता हूं। ये दोनों किस में चले गए हैं, सीरीज में। और ये दोनों किस में चले गए हैं, सीरीज में। इन दोनों को अलग अलग सीरीज में सॉल्व कर ले। सी और सी का आंसर c/2। हमें पता है सीरीज में वैल्यू आधी होती है, आधी होती है मतलब c/2। नीचे भी वैल्यू का आंसर कितना निकलेगा, c/2। ये दोनों किससे कनेक्ट कर दिए हैं, ए और बी से। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो इसका आंसर भी कितना निकलेगा, तो इसका आंसर अगर मैं निकालूं सी इक्विवेलेंट का तो आंसर कितना निकलेगा, सी। याद रखिए व्हीट स्टोन ब्रिज वाले सर्किट का आंसर वही आता है जो सर्किट होता है, जो सर्किट होता है, बशर्ते सबकी वैल्यू एक बराबर होनी चाहिए थी। ऐसे नहीं कि इनकी वैल्यू हमने बोला 2 और 6 है, इसकी वैल्यू 1 और 3 है तब बराबर, नहीं नहीं। आपने कहा अगर सबकी वैल्यू सी सी है, अगर सबकी वैल्यू 1 1 है, अगर सबकी वैल्यू 5 5 है तो उसका आंसर 5 ही निकल कर आ जाएगा। यानी सी इक्विवेलेंट व्हीट स्टोन ब्रिज का आंसर वही निकलेगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का आंसर वही निकलेगा जो इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल होगा मतलब पूरे का आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा और हमेशा सी ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के अंतर्गत लेते हैं। इसी तरीके के मेथड को दो क्वेश्चन को और समझते हैं। मिटा दूं, चलो। ठीक है भाई, चलो हमने कहा एक क्वेश्चन को और ले लो सर, एक क्वेश्चन को और बता दो भैया, व्हीट स्टोन ब्रिज को एक और देख लेते। चलो हमने कहा ठीक है, हमने कहा एक सर्किट है जिसकी वैल्यू ये दे रखी है। हमने कहा ठीक है, ये दे रखी है। मुझसे पूछा है ए और बी की वैल्यू क्या रही होगी। सर्किट को पहचानना है बस, आप ये समझना। अगर मैं सर्किट को देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है इसकी वैल्यू को 1 माइक्रोफैराड बोल देते हैं, इसकी वैल्यू को 3 माइक्रोफैराड बोल देते हैं, इसकी वैल्यू को 2 माइक्रोफैराड बोल देते हैं, इसकी वैल्यू को 6 माइक्रोफैराड बोल देते हैं, इसकी वैल्यू को 5 माइक्रोफैराड बोल देते हैं। मेरी बात समझिएगा, अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूं तो आप देखें ये कैपेसिटर, ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा है। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, बस एक सेंटर की लाइन देख लीजिए कि सेंट्रल लाइन है, तो ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा ही है सर्किट, तो आप मेरी बात समझना, इस सर्किट की बात करें तो ये दोनों तो हैं। कैसे भी करके अगर मैं इस वाले को हटा दूं तो मेरा आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखें, अगर मैं इसको P बोल दूं, इसको Q बोल दूं, तो अगर ये P है, अगर ये Q है, तो देखिएगा अगर ये R है और ये S है तो इसकी वैल्यू का आंसर यही तो है कि P/Q R/S के बराबर ही तो है। आप देख लीजिए 1/2 कितना होगा, 3/6 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ जो सेंट्रल 5 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। ओमिट का मतलब होता है मिटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। और अगर ये हट गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। क्यों? अब तो ये इसलिए आसान है क्योंकि मुझे ये पता है कि ये दोनों क्या है, सीरीज में। ये दोनों क्या है, सीरीज में। इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रहेगी, नीचे कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रहेगी। इसके बाद 1 और 3 का आंसर, 1 इंटू 3 का आंसर होगा 1 इंटू 3/1 प्लस 3 यानी 3/4 होगा ऊपर वाले सर्किट का आंसर। नीचे वाले सर्किट का 2 और 6 का आंसर निकलेगा 2 इंटू 6/2 प्लस 6 यानी 12/8। यानी इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 3 12 यानी 3/2 नीचे का आंसर रहेगा। अगर ये दोनों निकल कर आ गए तो हमने कहा ऊपर और नीचे निकल कर आ गए, ए और बी के बीच में निकालना है। तो अब इक्विवेलेंट कितना निकलेगा,
तो सी इक्विवेलेंट की बात करें तब तो समझ ही गए होंगे, सीधे सीधे प्लस करना है यानी 3/2 कर देंगे। इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 + 6 यानी 9/4 इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन को करने का तरीका सीधी सा होगा। तो सर्किट को पहचानना हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सी चीज नोट डाउन कर लीजिए। एक और तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानने, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट और बनता है जिसको आपको देखकर सीधे सीधे बता देना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे एक और तरीका बताता हूं, आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। बता दूं, एक और सर्किट, लेट अस सी एक सर्किट है, हमने कहा एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, हमने कहा एक वैल्यू है, यहां से एक वैल्यू कैपेसिटर और निकला और यहां से एक वैल्यू का कैपेसिटर और निकला। ये मार्क है भैया। इस ऐसा अगर आप कोई सर्किट देखते हैं तो आप सीधे से समझ जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट है। चाहते तो आप इसे पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ए होता, ये बी होता, यहाँ पर एक्स और वाई मान लेते और सर्किट सॉल्व करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करूँ तो आपको समझना पड़ेगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? ये बाहर वाले सर्किट है और ये बाहर वाले नीचे वाले सर्किट है, ये दोनों अलग अलग है। ये किसके बीच में पड़ रहा है? ये बीच वाला पॉइंट है। अगर आप ऐसा कोई भी सर्किट देखते हैं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट है। और ऐसे केस में अगर मैं सबको 1 माइक्रोफराड बोल दूं, तो अगर ये सब 1 माइक्रोफराड है, 1 माइक्रोफराड है, ये 1 माइक्रोफराड है, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1 माइक्रोफराड ही निकल कर आएगा। ऐसे सभी सर्किट का आंसर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हटा दिया जाएगा। इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ सर्किट को समझ सकते हैं। इस तरह के मेथड हमारे कैपेसिटर में पूछे जाते हैं। तो कैपेसिटर के जितने भी क्वेश्चन से आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से करो। नहीं आते हैं तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, आपके क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? आपको तकलीफ नहीं होगी, इतना मैं चीज़ों को बता सकता हूँ। आप जितने भी क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बस हम आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट टर्न देखते हैं। नेक्स्ट टर्न हमारा रहेगा डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, कि डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रयोग होता है कैपेसिटर में और डाइलेक्ट्रिक को कैसे कर सकें। देखिए 12th में जितना हो सकेगा जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन 12th में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हर टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। और अच्छे से करना है कि कोई भी चीज़ हो तो हम छोड़कर किसी भी हालत में ना जाए, है ना। और एग्जाम को भी ध्यान को रखना है। इसलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और ये पेंडेमिक्स जो आया हुआ है उससे दूर रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।